स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज रोटेशनल मोशन, है ना। इसके पहले हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन देखा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह डिस्कस किया, है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन। एवरीडे लाइफ में हम लोग जो देखते हैं एक्चुअली रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी, है ना, वह जिसका क्या डेफिनेट शेप होता है ना, और उसके दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स होता है ना, तो उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी के केस में क्या होता है कि वो रोटेट करता है ना। हम लोग बहुत से सिचुएशन देखते हैं डेली लाइफ में जिसमें कि रिजिड बॉडी रोटेट करता है। जैसे व्हील का रोटेशन है ना, व्हील रोटेट करता है अबाउट द एक्सिस। तो रोटेशन के पहले, है ना, ये हम लोग देखें कि क्लियरली जो ट्रांसलेशनल मोशन है और रोटेशनल मोशन है रिजिड बॉडी का, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, दोनों में क्या अंतर है ना, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो कोई रिजिड बॉडी जब ट्रांसलेशनल मोशन में होती है तो जो ईच पार्टिकल है बॉडी का, है ना, वो सेम डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें इन द सेम टाइम इंटरवल, है ना, सेम डिस्प्लेसमेंट इन द सेम टाइम इंटरवल। ट्रांसलेशनल मोशन में जब कोई रिजिड बॉडी होता है तो जो ईच पार्टिकल है बॉडी का जो प्रत्येक पार्टिकल है उसका सेम डिस्प्लेसमेंट होता है सेम टाइम इंटरवल। जैसे मोशन ऑफ द बॉडी ऑफ ए कार अगर देखें हम, है ना, कोई कार अगर ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट रोड पर तो वो ट्रांसलेशनल मोशन है ना। कोई कार यदि ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट रोड पर तो ये जो मोशन है ये कहलाता है ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी ये सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा ईच पार्टिकल का सेम टाइम इंटरवल में सेम होगा। इसे मोशन ऑफ द बॉडी ऑफ ए कार हम लोगों ने बोला। उसी तरह रिजिड बॉडी जो रोटेशनल मोशन करता है उस केस में जो ईच पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वो मूव करता है सर्कल में, है ना। रोटेशनल मोशन में जो ईच पार्टिकल है बॉडी का वो सर्कल में मूव करता है ना। जैसे मोशन ऑफ अ डोर का जो मोशन होता है, दरवाजा जो खोलते हैं हम लोग बंद करते हैं, जब भी दरवाजे को खोला जाता है या बंद किया जाता है, डोर को जब भी खोला जाता है या बंद किया जाता है तो एक्चुअली वो रोटेशनल मोशन करता है ना। जैसे कोई व्हील है वो रोटेट कर रहा है मान लो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, कोई व्हील है और वो रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, है ना। तो और इसमें एक ये बना देते हैं लाइक दैट। ठीक है, तो इसमें अगर कोई दो पार्टिकल ले लो अपन, है ना, कोई दो पार्टिकल ले लो, मान लो यहाँ कोई पार्टिकल है m1 और यहाँ पर कोई पार्टिकल है m2। ठीक है, तो ये जब रोटेट हो रहा है, कोई व्हील रोटेट हो रहा है, मानो इस डायरेक्शन में व्हील रोटेट हो रहा है, पहिया घूम रहा है ना, अबाउट द एक्सिस, मतलब ये इसका एक्सिस है, एक्सिस के सेंटर ओ से पास कर रहा है ना। तो व्हील जो है एक्चुअली इसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और कोई यदि दो पार्टिकल्स अपन ने कंसीडर किया, मानो कि एक पार्टिकल m1 है एंड अनदर पार्टिकल इज m2, है ना। तो द पार्टिकल जो है एक्चुअली m1 m2 वो एक सर्कल में मूव करेगा, डिफरेंट रेडियस जिसका होगा, लेकिन जो सेंटर होगा इसका, सेंटर दोनों का इन सर्कल का, वो एक लाइन में लाई करेगा जिसको कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, है ना। व्हील जो घूम रही है
यूं इस डायरेक्शन में मान लो व्हील घूम रही है, ठीक है, किस सेंस में, मान लो ये क्लॉकवाइज सेंस में व्हील घूम रही है ना। तो इस केस में अगर इसमें तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं व्हील में, तो कोई दो पार्टिकल यदि कंसीडर करें, मान लो एक पार्टिकल है m1, दूसरा है m2, तो ये जो एक्चुअली मूव करेगा ये अलोंग द सर्कल मूव करेगा, ठीक है, जिसका सेंटर कहाँ होगा, एक्सिस पर होगा, एक्सिस ओ पर होगा, ठीक है। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक्चुअली जिसके अबाउट ये घूम रहा है, वो क्या होता है, दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ओ था अपना, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक्चुअली वो पास करेगा सेंटर ऑफ द व्हील से, है ना। यानी जो डिफरेंट पार्टिकल्स है व्हील का उसकी सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी, जैसे यहाँ m1 लिया, m2 लिया, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा ये सेम होगी, है ना, बट इसका जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो डिफरेंट होगा। एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, व्हील जैसे रोटेट कर रही है, इसका दो पार्टिकल्स हम लोगों ने कंसिडर किया m1 एंड m2, ठीक है। तो ये जो मूव कर रहा है एक्चुअली, तो इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होगी दोनों पार्टिकल की सेम होगी, बट लीनियर वेलोसिटी ये डिफरेंट होगी, है ना। जो दूर वाला पार्टिकल है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, है ना, उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी। लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी में क्या एक्सप्रेशन था, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, जब v कहलाता है लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो जब ये व्हील रोटेट कर रहा है एक्चुअली, तो उस केस में लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी पार्टिकल m1 एंड m2 की, बट एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, है ना। और जो दूर है, जैसे ये m1 दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन o से, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी ये ज़्यादा होगी, है ना। तो बहुत सारे जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होते हैं उसमें रोटेशनल मोशन जो है वो लीनियर मोशन से रिलेटेड होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे साइकिल, है ना, साइकिल का जो व्हील है, बाइसिकल का जो व्हील होता है वो रोटेट करता है, और इसके रोटेशन से क्या ट्रांसलेशन होता है। साइकिल का व्हील घूम रहा है, जब साइकिल चलाएंगे साइकिल एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, है ना, तो क्या हुआ, वो ट्रांसलेशनल मोशन हुआ। लेकिन जो बाइसिकल का जो व्हील है वो एक्चुअली रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेट हो रहा है ना। तो क्या है कि रोटेशन जितना अगर ज्यादा होगा तो ट्रांसलेशन उतना ही ज्यादा होगा। व्हील जितनी तेजी से घूमेगा, रोटेशन उतना ज्यादा होने का मतलब व्हील जितनी तेजी से घूमेगा ट्रांसलेशन उतना तेज होगा, उतना ज्यादा वो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों मोशन के बीच कुछ रिलेशन होना चाहिए। कौन से मोशन, रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन के बीच कुछ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन ये 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, या 3 डायमेंशनल हो सकता है। हम लोगों ने देखा था ट्रांसलेशनल मोशन ये 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, ये स्पेस में हो सकता है, दैट इज 3D हो सकता है, ठीक है। बट जो रोटेशनल मोशन है एक्चुअली, है ना, ट्रांसलेशनल मोशन 1D 2D और 3D हो सकता है, बट जो रोटेशनल मोशन है किसी भी रिजिड बॉडी का, ये या तो 2D होगा, 2 डायमेंशनल होगा, या 3 डायमेंशनल होगा, है ना, 1 डायमेंशनल नहीं हो सकता, ठीक है। जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगी तो रोटेशन के लिए कितना चाहिए, एटलीस्ट 2 डायमेंशन चाहिए। जैसे मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन में रोटेट कर रहा है ना, सर्कुलर पाथ है, तो क्या है, इसके 2 डायमेंशन होंगे इसके, है ना, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस कोई 2 डायमेंशन मस्ट है, ठीक है। तो ये है रोटेशनल मोशन, और इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किसके बारे में, रोटेशनल मोशन के बारे में।
और जैसा कि ट्रांसलेशनल मोशन से हम लोग यूज टू है, तो रोटेशनल मोशन को रिलेट करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन से और फिर उसको डिस्कस करेंगे, ताकि यानी रोटेशनल मोशन को समझने के लिए हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन की हेल्प लेंगे, है ना। तो इसी सिलसिले में एक कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है एक्चुअली, यदि इसको डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच एन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन बट नो रोटेशन। क्या है, सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया गया है एज ए पॉइंट। सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज ए पॉइंट, पॉइंट के रूप में डिफाइन करते हैं। एट विच एन अप्लाइड फोर्स, जिस पर कि यदि कोई फोर्स अप्लाई किया जाए, एट विच एन अप्लाइड फोर्स, जब कोई फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, दैट फोर्स produces acceleration but no rotation, at which an applied force produces acceleration, acceleration produce करेगा but no rotation। ठीक है, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा लेकिन रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट नो रोटेशन। क्लियर। तो सेंटर ऑफ मास क्या है एक्चुअली, सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज अ पॉइंट एट विच एन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। यदि फोर्स उस पर अप्लाई किया जाएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा बट नो रोटेशन, रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। यह सेंटर ऑफ मास को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज अ पॉइंट। सेंटर ऑफ मास क्या है, वह पॉइंट है ना, जिस पर कि होल जो मास है बॉडी का उसको कंसंट्रेटेड मान सकते हैं अपन। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी कंसीडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड, है ना। ठीक है, जैसे सेंटर ऑफ मास कोई रेगुलर बॉडी है, जैसे स्फीयर होता है या सिलेंडर है या रॉड है ना, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा एक्चुअली इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, है ना। यदि कोई स्फीयर है या कोई सर्कल है ना, तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर पर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, सेंटर पर लाई करेगा। ठीक है, उसी तरह सिलेंडर है कोई तो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा, रॉड है तो इसके एकदम मिड पॉइंट ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एवरेज पोजीशन होता है ऑल पार्टिकल्स ऑफ मास के, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली उसको यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि ये फिगर दिखाया गया है, इसमें क्या है, बेसबॉल बैट है जिसको टॉस किया गया है एयर में, है ना। ये क्या है, दिस वन इज बेसबॉल का बैट है ना, बेसबॉल का बैट है, ये है बैट, बेसबॉल का बैट है। ठीक है, और इसको टॉस किया, ऐसे टॉस किया एयर में, तो टॉस किया एयर में तो बेसबॉल ऐसे, फिर ये यूं आएगा, फिर देश लाइक ये डिफरेंट पोजीशन है जबकि किसी बेसबॉल बैट को टॉस किया जाएगा एयर में, है ना। तो यूं इसका पाथ होगा, पाथ ये डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो जो मोशन है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बैट का वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है, बट एक जो पॉइंट है इसमें जिसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ये जो रेड कलर से ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्चुअली जो रेड कलर है
ये इसका सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बेसबॉल बैट। ये बेसबॉल बैट है, इसको एयर में जैसे ऐसे टॉस कर दिया, यूं फेंक दिया, तो ये ऐसा घूमता घूमता एक पैराबोलिक पैराबोलिक पाथ ये डिस्क्राइब करेगा, हाँ, जिसमें इसका जो सेंटर ऑफ मास है, जिसको रेड बोला, रेड पॉइंट से दिखाया गया है, ये जो सेंटर ऑफ मास है एक्चुअली वो जो फॉलो करेगा पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, इस फिगर में दिख रहा है ना। तो ये एक्चुअली प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, प्रोजेक्टाइल के केस में जब किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, ठीक है, जब उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास को हम लोग लोकेट कर सकते हैं बैट को बैलेंस करके। ये जैसे बैट है, कौन सा बैट है, ये बेसबॉल बैट है, इसको बैलेंस करना है, यानी इसके किसी पॉइंट पर अपने को फिंगर रख के और उसको बैलेंस करना है, बैट एकदम हमारी उंगली पर बैलेंस हो जाए, है ना। तो ये सेंटर ऑफ मास है बैट के एक्सिस का, वो अपने फिंगर पर होना चाहिए, है ना। ये जो रेड पॉइंट दिख रहा है ना, देश वन, ये जो सारे रेड पॉइंट हैं, यहाँ यदि फिंगर लगाएंगे तो ये बेसबॉल बैट बैलेंस हो जाएगा। तो वो जो रेड पॉइंट यहाँ इंडिकेट हो रहा है वो है इसका सेंटर ऑफ मास, यानी वो पॉइंट है जहाँ पर कि पूरे बेसबॉल बैट का मास अपन कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, ठीक है। और रेगुलर बॉडी के लिए कहा हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके सेंटर पर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। जैसे स्फीयर है, ये रॉड है ना, ये रिंग है, तो सेंटर ऑफ मास पर मास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर रिंग लिया हम लोगों ने तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पर होगा, यहाँ की सेंटर पर कोई मास होता ही नहीं है रिंग में, है ना। तो सेंटर ऑफ मास तो बोलते हैं, लेकिन ऐसा भी पॉइंट हो सकता है कि वहां पर कोई मास है ही नहीं, है ना। तो सेंटर ऑफ मास का ये कंसेप्ट है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जैसे बेसबॉल बैट का देखा, ये क्या है, ये थिकर एंड पर होगा, थिकर एंड पर होगा। जैसे यहाँ दिख रहा है फिगर में, इधर मोटा वाला भाग है, दिस वन थिकर एंड, और इधर है थिनर एंड। तो किधर है ज्यादा सेंटर ऑफ मास, ये थिकर एंड की ओर है, जिधर एंड थोड़ा मोटा सिरा है, ये मोटा सिरा है, दिस वन, है ना। तो थिकर एंड की तरफ होगा सेंटर ऑफ मास बेसबॉल बैट का, है ना। तो सेंटर ऑफ मास की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है, जो इसका एक्सेलरेशन है वो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द बॉडी होता है। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ लगाते थे अपन, F इक्वल टू ma, तो A इक्वल टू F अपॉन m, यानी सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो बराबर होगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हालांकि यहाँ जो बैट का जो मोशन है वो कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो फॉलो कर रहा है पैराबोलिक पाथ, है ना। और चूंकि यहाँ पर जो रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बैट पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज वेट mg, ये फोर्स उस पर लग रहा है ना। जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का वो क्या होगा, mg अपॉन m, क्योंकि फोर्स क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वेट के बराबर mg डिवाइडेड बाय m, दैट इज g लग रहा है इस पर डाउनवर्ड, है ना। यानी यहाँ इस बैट के केस में इस पर एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो पोजीशन जो है सेंटर ऑफ मास का वो हालांकि बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम कोई सिस्टम है ना। सिस्टम मीन्स उसमें ढेर सारी चीजें होती हैं, है ना, मतलब दो पार्टिकल हैं इसमें, तो ये हो गया टू पार्टिकल सिस्टम,
इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालना चाहते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, है ना। इसके लिए हम लोग एक सिचुएशन ऐसा कंसिडर करते हैं, ये हो गया y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस, ठीक है। और इसमें कोई दो मास रखें, मान लो एक मास है यहाँ पर, अनदर मास है यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दिया, है ना। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन मान लो O, है ना। और फिर इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं लाइक दैट, ठीक है। और इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं लाइक दैट, है ना। अब हम लोग मान लेते हैं कि एक मास यहाँ पर क्या है, दिस इज m1, और यहाँ पर जो मास है दैट इज m2, m1 m2 दो मास है। क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, वह सिस्टम जिसमें दो पार्टिकल हैं, है ना। कोई भी जो एक्सटेंडेड बॉडी होती है, एक्चुअली एक्सटेंडेड बॉडी, उसमें लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी है तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग पहले क्या मान रहे हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल रहे हैं फॉर ए सिस्टम मेड अप ऑफ ओनली टू पार्टिकल्स, उस सिस्टम के लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए जिसमें केवल दो पार्टिकल्स हैं। क्लियर। मान लिया कि ये जो दो पार्टिकल्स हैं सिस्टम में, ये उसका मास है, एक का m1 है, दूसरे का m2 है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर दैट इज m1 का पोजीशन वेक्टर है r1 एंड m2 का पोजीशन वेक्टर है r2। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, एक्चुअली पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इट इज ए वेक्टर स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू ओरिजिन, है ना। जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट m1 है, तो ये है कहाँ पर, एक्चुअली ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है और किस डायरेक्शन में है। तो ये जो है ये पोजीशन वेक्टर एक्चुअली पोजीशन स्पेसिफाई करता है किसी भी पार्टिकल का विथ रेफरेंस टू अ फिक्स्ड पॉइंट या ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन बता रहा है। तो m1 मास का पोजीशन वेक्टर r1 मान लिया, और m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है, और ओरिजिन जो है इसका O, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है O, है ना। तो जो पोजीशन वेक्टर है, एक्चुअली पोजीशन वेक्टर क्या RCM अगर हम लोग लिखें, पोजीशन वेक्टर लिखें RCM, दैट इज सेंटर ऑफ मास, मान लो इसका यहाँ लाई कर रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ मास, एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख दिया सेंटर ऑफ मास, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, यानी इसका जो पोजीशन स्पेसिफाई हो रहा है विथ रेफरेंस टू ओरिजिन, वो दिस मच है, ठीक है। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, और इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिख देते हैं क्या, RCM, RCM इज द पोजीशन वेक्टर, किसका, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। समझ में आ गई। क्या निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, वैसे सिस्टम का जिसमें दो पार्टिकल्स हैं m1 m2, जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 एंड r2, और इसका सेंटर ऑफ मास मान लो ये बीच में कहीं लाई कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर है RCM। तो जो पोजीशन वेक्टर है किसका, सेंटर ऑफ मास का, दैट इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM, इसको लिखे हैं RCM। ये क्या है, एक्चुअली पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM, ये बराबर होगा किसके, m1 r1, m1 r1, r1 क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 प्लस m2 r2, m1 r1 प्लस m2 r2 and whole divided by m1 प्लस m2, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर हो गया इसका, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर के लिए ये हो गया फॉर्मूला,
किसके लिए? of a system having two particles having masses m1 m2 and position vector r1 r2। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास निकलेगा वो निकलेगा इस फॉर्मूले से, दैट इज आरसीएम क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी कि m1 प्लस m2 एंड मल्टीप्लाइड विथ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये बराबर किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास m1 प्लस m2 है ना ऑफ द सिस्टम एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास, ठीक है, ऑफ द सिस्टम एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द सम ऑफ the products of है ना individual masses and their respective position vector। individual mass m1 और इसका position vector r1, तो इसका सम है m1 r1 प्लस m2 r2। ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास के लिए ये फॉर्मूला आया, एक्चुअली सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने रिजल्ट निकाला, एक्चुअली सेंटर ऑफ मास है ना क्या होता है? ये मूव करता है लाइक ए पार्टिकल ऑफ मास m। अगर कोई फोर्स लगाया जाए इस पर, नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो इस सिस्टम पर, तो एक्चुअली जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव करेगा लाइक ए पार्टिकल जिसका मास है m1 प्लस m2 है ना। और हम लोग इस रिजल्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में भी हम लोग इस रिजल्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म क्या है? जैसे x एंड y के टर्म में, तो x कंपोनेंट ऑफ दिस क्या होगा? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो x कंपोनेंट यानी x कोऑर्डिनेट हो गया उसका एक्चुअली सेंटर ऑफ मास का, दैट इज x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली y कंपोनेंट हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये y कंपोनेंट हो गया। या एक्चुअली x और y क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। x एंड y क्या होगा? ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट यदि x एंड y है तो, यहाँ 2 डायमेंशनल है ये फिगर है ना, ये x एक्सिस के अलोंग था और ये y एक्सिस है ना, यानी 2 डायमेंशनल लिया अपन ने। तो इस केस में जो x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का एंड y कोऑर्डिनेट, that is given by this formula, x coordinate this and y coordinate this हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम हमेशा लाई करता है बिटवीन टू पार्टिकल्स एंड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, है ना। यहाँ जैसे देखें सेंटर ऑफ मास निकाला हम लोगों ने, ये CM, ये कहाँ लाई कर रहा है? एक्चुअली बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 के बीच लाई कर रहा है, और उस लाइन पर लाई करेगा जो लाइन की m1 एंड m2 मास को कनेक्ट कर रही है, ज्वाइन कर रही है ना। तो सेंटर ऑफ मास जो है टू पार्टिकल सिस्टम का हमेशा दोनों मास के बीच में होगा। बीच में मतलब मिडवे नहीं हुआ, वो तो स्पेशल केस हो जाएगा। यदि दोनों मास बराबर है m1 m2 तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एग्जैक्टली बीच में होगा, मिडवे। बट इन जनरल यदि मासेस डिफरेंट हैं तो जो सेंटर ऑफ मास है एक्चुअली m1 एंड m2 मास के बीच में लाई करेगा और उस लाइन पर होगा जो m1 एंड m2 मास को क्या करता है? ज्वाइन करता है। ठीक है, बात आ रही समझ में?
एंड यदि दोनों पार्टिकल्स का मास सेम है, इक्वल मास है, तो क्या होगा? तो यहाँ इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। इफ masses आर सेम, दैट इज इफ मान लो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m है, से, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वह हम लोग फार्मूला लगा के देख सकते हैं, RCM, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये फार्मूला क्या था, m1 r1 प्लस m2 r2 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये था, है ना। अब m1 बराबर m2 है तो m कॉमन ले लो ऊपर, है ना। तो क्या बच गया, m कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया r1 प्लस r2, और यहाँ m प्लस m 2m हो गया, और m ये कैंसिल हो गया। एक्चुअली क्या हो गया, r1 प्लस r2 बाई 2, यहाँ वेक्टर साइन दिया है तो यहाँ भी देना होगा पोजीशन वेक्टर। ये हो गया r1 प्लस r2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, r1 प्लस r2 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सेंटर ऑफ मास RCM क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास r1 प्लस r2 बाई 2, है ना। यानी एग्जैक्टली मिड वे में लाई करेगा। अगर x एंड y कोऑर्डिनेट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट क्या लिखा था हम लोगों ने, ये हो जाएगा mx1 प्लस mx2, ठीक है, m1 बराबर m2 है, अपॉन m1 प्लस m2, 2m हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये बराबर हो गया m टेकिंग कॉमन, दैट इज x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। x इतना हो गया। सिमिलरली y बराबर भी वही हो जाएगा, my1 प्लस my2 होल डिवाइडेड बाय 2m, दैट इज m कैंसिल हो जाएगा तो y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये था सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, है ना। सेंटर ऑफ मास का ये कंसेप्ट है ना। मान लो इस पर कोई एक सिंपल जैसे कोई प्रॉब्लम बनाते हैं अपन, कोई एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। मान लिया कि देयर इज कोई क्वेश्चन है कि कोई बार है ना, कोई बार है छड़ लाइक दैट, ठीक है, दिस, है ना। और इसका लेंथ मान लिया है 1.5 मीटर, इसका लेंथ कितना है 1.5 मीटर, है ना। और मान लिया कि इसके दो एंड पर जो मास है ना, कितने कितने हैं, मान लो 60 kg मास है, यहाँ पर भी है 60 kg और इस एंड पर भी है 60 kg, ठीक है। हाँ, इक्वल मास है, 60 kg मास है एदर एंड पर, है ना। तो अपने को निकालना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ठीक है। और अपने को यहाँ एज्यूम कर लेना है कि जो साइज है एक्चुअली मासेस का वो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, साइज बहुत कम है, यानी पॉइंट मासेस हो गया, दोनों के बीच के डिस्टेंस के कंपेरिजन में साइज इसका बहुत स्मॉल है, दैट इज पॉइंट मास हो गया, है ना। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ तो एक्स ही कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, m1x1 फॉर्मूला लगाया, m1x1 प्लस m2x2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और यहाँ मासेस बराबर हैं तो एकदम बीच में होगा जैसा हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसे प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और कन्वीनियंट हो जाएगा कि हम लोग ओरिजिन को ऐसा चुनते हैं कि जो एक मास है वो ओरिजिन पर है ना, यानी इसको हम लोग ओरिजिन मान लें, एक मास जो है वो ओरिजिन पर है, दूसरा ये मास कहाँ है, इतनी डिस्टेंस पर है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो क्या हो जाएगा m1 तो 60 kg है, ठीक है, और x1 डिस्टेंस ओरिजिन पर है तो कितना डिस्टेंस है, 0 हो गया, है ना, प्लस m2 60 है और x2 कितना हो जाएगा 1.5, क्लियर, एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दैट इज 60 प्लस 60,
है ना। तो इसको यदि सॉल्व कर लें तो कितना आ गया 60 इंटू 1.5 दैट इज 6 इंटू 15 90 अपॉन 120 90 अपॉन 120 है ना 3/4 3/4 यानी 0.75 क्या हो गया 0.75 हो गया। ठीक है क्या मीटर 0.75 मीटर। अगली बात समझ में ठीक है। और इसी केस में यदि ले लेते हैं मान लो एक मास है 50 और दूसरा है 60 है। मान लो नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं ये जो दो मास थे है ना ये है एक लाइन है लाइक दैट ठीक है। अब इस पर अपने को दो मास लेना है ना। मान लो कि एक पॉइंट पर ये जो मास है ये है 50 kg और दूसरे एंड पर है 80 kg। यहाँ पर मास कितना है 50 kg वहाँ तो इक्वल ले लिया था यहाँ अनइक्वल ले लेते हैं। मान लो एक पर है कितना 80 kg ठीक है। तो क्या बताया था कन्वेंशन कि एक को ओरिजिन पर रख लेना है अपने को है ना। मान लिया ये x1 ये कहाँ है ओरिजिन पर है ठीक है। तो अब x कोऑर्डिनेट निकालना है क्या होगा m1 x1 प्लस m2 x2 टू पार्टिकल सिस्टम का अपॉन m1 प्लस m2 और m1 कितना है 50 kg x1 ओरिजिन पर मान लिया इसको एक को ओरिजिन पर रख लेंगे तो ये 0 हो गया प्लस इससे प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाता है ना। m2 कितना है 80 kg और x2 डिस्टेंस तो वही माना अपन ने यहाँ भी डिस्टेंस कितना मान लें दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था 1.5 मीटर ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.5 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 50 प्लस 80 दैट इज 130 kg। क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया कितना 8 इंटू 15 होल डिवाइडेड बाय 130 है ना। तो हो गया 120 है ना अपॉन 130 दैट इज 12/13 और 12/13 को यदि सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0.92 के लगभग आ जाएगा 0.92 है ना। ये क्या में मीटर में ठीक है। तो ये था सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं है ना। थैंक यू हैव अ गुड डे।